जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की जो आपकी पुस्तक है बच्चों, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 6 तक सभी पाठों के उत्तर आपको इस एक ही वीडियो में बताए जाएंगे। बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की। और इस वीडियो में हम जो आपका हमारा अतीत इतिहास वाला जो आपका सेक्शन है, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 6 तक सभी पाठों के उत्तर देखेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, जो आपकी बुक है 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक आपका इतिहास वाला सेक्शन है, एक राजनीति वाला है, एक भूगोल वाला है। ठीक है, इसमें हम जो आपका इतिहास वाला सेक्शन है, हमारा अतीत 2 इतिहास, इसके पाठ 1 से लेकर के तो पाठ 2, 3, 4, 5 और पाठ 6 तक सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बच्चों, ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में पाठ 1 से लेकर के तो 6 तक मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, हम अध्याय 1 जो आपका दिया है, प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है, ऊपर दिया गया चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का उदाहरण है। इसके लिए हमें 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। उत्तर में आपका सी ऑप्शन रहेट सही आंसर है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है। इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन में आपका है भवन में, महल में, सभा सागर में, अभिलेखागार में। अब बच्चों, जो आपका आंसर रहेगा, आंसर डी जो है अभिलेखागार, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, मध्ययुग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो कहलाता है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, देसी, विदेशी, वनवासी, नगरवासी। सही आंसर में आप बी ऑप्शन करोगे, ऑप्शन बी विदेशी। चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, मध्ययुग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी, उनका पालन करवाती थी, उसे कहा जाता था। इसके लिए भी 4 अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हैं। उत्तर में आपका सी ऑप्शन जाति पंचायत सही उत्तर है। अब देखिए 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, राजपूतों को पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते हैं। कौन कौन करते हैं। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो कवि और चारण बी ऑप्शन आपका सही उत्तर रहेगा। बच्चों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं बच्चों, पहले वाले रिक्त स्थान में आप लिखोगे पुस्तकालयों, दूसरे में आपका आ जाएगा अभिलेखागारों। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावास में परिवर्तन के कारण वनवासियों को मजबूरन अपना स्थान छोड़ना पड़ा। वनवासियों आप लिखोगे इस वाले में। अब है आपका नेक्स्ट सी वाला, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। इसमें आपका आएगा जियाउद्दीन बर्नी। अब है डी वाला क्वेश्चन, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते थे। बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले लिपिक नकल नवीस कहलाते थे। ठीक है, चलिए उनके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत हमें बताना है। उत्तर में करोगे मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आती हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आपका आ जाता है, किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं। उत्तर में आप लिखोगे किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा, उनके नाम लिखिए। उत्तर में बच्चों आपका आ जाएगा हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या से। आंसर में आपका होगा, क्षेत्रीय साम्राज्य एक विस्तृत भूभाग पर फैला हुआ है साम्राज्य होता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे मुगल, तुगलक और चोल साम्राज्य। बच्चों, 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आपका आ जाता है, अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं। उत्तर में होगा, अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कई समस्याएं आती हैं। लिखावट समझने में दिक्कत, मूल पांडुलिपि का न मिलना, प्रतिलिपि बनाते समय फेरबदल होना। अब जो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 13, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में हमें लिखना है। उत्तर में आपका होगा, 700 से 1750 के बीच नई तकनीकों जैसे सिंचाई में रहेट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेयास्त्रों का विकास हुआ। इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपका है,
तो जो क्वेश्चन नंबर 14 दिया कुछ इस प्रकार से है, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाइए। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, इतिहासकार समय को सिर्फ घंटों, दिनों या वर्षों के रूप में नहीं देखते, वे समय को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों और विचारों के स्थायित्व व परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अतीत को समान विशेषताओं वाले युगों या कालों में बांटना समय के अध्ययन को आसान बनाता है। तो बच्चों ये आपके प्रश्न का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो जो इस क्वेश्चन में आपको दिया है 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए थे। उत्तर में करोगे 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्न विचार व्यक्त किए गए। देश के हर क्षेत्र में एक अलग भाषा जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गौड़ी, अवधी, हिंदी आदि अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं का विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जानता नहीं। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, मध्यकाल में मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तन, हिंदू धर्म में नए नए देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया। फिर आप लिखोगे इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में प्रोजेक्ट कार्य आपका आ जाता है 17वें प्रश्न में। आपके गांव, शहर अथवा जिले में ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित विवरण देना है। तो करोगे क्या, इमारत का निर्माण कब हुआ, 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा करवाया गया, राजा भोज। इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग हुआ, बलुआ पत्थर। इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई, वास्तुकला और नक्काशी। और इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग है, तो धार्मिक पूजा के लिए है। बच्चों आप आपके गांव शहर की किसी इमारत के बारे में भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर हमारे यहाँ का लिखा है, ठीक है। अब देखिए अध्याय 2 राजा और उनके राज्य आ जाता है, इसे हम सोल्व करेंगे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। तो इस क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन तंजावुर और गंगई कोड चुलपुरम आपका उत्तर होगा। चोलकाल के नांडू कहा जाता था, इसमें जमींदारों का समूह, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासक सदियों से नियंत्रण करने के लिए आपस में लड़ते रहे। इसमें आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन कन्नौज। अब है नेक्स्ट, 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो इसमें आप डी ऑप्शन उत्तर करोगे, होज का। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 5। नीचे दी गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है। बच्चों ऑप्शन में हमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, बी ऑप्शन राष्ट्रकूट आपका सही उत्तर है। इसके बाद में आ जाता है रिक्त स्थान। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकारों की देखरेख में नाडू के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। अब बच्चों जो आपका बी वाला क्वेश्चन है, इसमें जो आपका उत्तर रहेगा राज राजा प्रथम आपका उत्तर है। तीसरे में आपका बच्चों नगरम उत्तर रहेगा और चौथे में आपका मतलब ये जो आपका डी वाला प्रश्न है इसमें चोल उत्तर रहेगा। ई वाला जो प्रश्न है बच्चों इसमें तजम्बुर और निशुभ सूदनी, यह आपका आंसर है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 हम समझते हैं। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की, तो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों को। चौहान शासकों को राज्य विस्तार के किन किन क्षेत्रों में था। उत्तर में बच्चों ये होगा, चौहान शासकों का राज्य दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपना राज्य का विस्तार करना चाहा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों और विशिष्ट प्रमुख क्या था। तो मंदिर से जुड़े शिल्पों में से एक सबसे विशिष्ट शिल्प कांस्य चित्रों की बनावट का था। बच्चों 9 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 10 हम समझेंगे। कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। उत्तर में आपका आ जाएगा शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का उपयोग किया गया। प्रश्न क्रमांक 11, चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। अब इस क्वेश्चन के उत्तर में होगा, इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भी भू राजस्व वसूला जाता है
उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी 35 से 70 के बीच उम्र होनी चाहिए। बच्चों 12वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था। अब 12वें नंबर के क्वेश्चन में उत्तर होगा, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन के लिए विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो योग्य होते थे उनके नाम तलपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन रख दिए जाते थे, और किन्हीं छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं 13वां प्रश्न, चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखनी है। 13वें नंबर का प्रश्न है, उत्तर में बच्चों ये आप लिख लोगे। चलिए 13वें नंबर के क्वेश्चन के बाद हम समझते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14वां प्रश्न दिया है, चालुक्य राजाओं को हराकर दंतीदुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। उत्तर में आएगा, जब यह अनुष्ठान किया जाता था तो ब्राह्मणों की सहायता से, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। उत्तर में आपका आएगा, चोल राजाओं से कृषि और सिंचाई का अच्छा समर्थन मिला। किसानों की सहायता के लिए बड़ी संख्या में कुएं खोदे गए और टैंक बनाए गए। कृषि के लिए पानी का उपयोग करने के लिए कावेरी जैसी नदियों के पत्थर के बांध बनाए गए थे। नहरें ऐसे बांधों से दूर दराज के खेतों तक पानी ले जाती थी। चलिए बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर में होगा, चोल का प्रशासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक प्रशासन व्यवस्था थी। राजा का पद वंशानुगत व्यवस्था पर आधारित, कहानी राजा का पुत्र ही राजा बनता था। राजा के लिए कार्यों के सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। चोल काल में प्रशासन प्रादेशिक प्रशासन स्थानीय प्रशासन में विभक्त था। बच्चों इसके बाद में अध्याय 3 आपका आ जाता है। अध्याय 3 का नाम है दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसका जो पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने शासनकाल में खराज नामक कर संबंधित था। उत्तर आपका होगा कृषि से। सी ऑप्शन आपका कृषि से उत्तर है। किस इतिहासकार ने कहा था कि इल्तुतमिश की बेटी रजिया ने अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। इसमें आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, मिनहाज ए सिराज। भारत आने वाले इब्न बतूता का संबंध किस देश से था। बच्चों इसमें बी ऑप्शन अफ्रीका आपका सही उत्तर है। मध्यकाल में रानी दिद्दा द्वारा शासित क्षेत्र था। इसमें बच्चों आपका ऑप्शन एक कश्मीर सही आंसर है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि भारत में सरदार किस इलाके में किले बनाकर नहीं रहते थे। तो इसमें डी ऑप्शन मैदानी आपका उत्तर है। अब है रिक्त स्थान। तुगलक वंश दिल्ली आगरा पर सैयद और लोदी वंश का शासन रहा। तो इसमें आपका आ जाएगा दिल्ली और आगरा। दिल्ली में सर्वप्रथम राजपूत वंश की राजधानी स्थापित की गई। इसमें राजपूत आप करोगे। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली दहली वाला सिक्के प्रचलन में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं डी वाला, सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, इक्तों की कानून व्यवस्था बनाए रखना मुक्ति का कार्य था। तो इसमें आपका बच्चों आ जाएगा मुक्ति। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो इसमें है आपका शेर शाह। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। उत्तर में लिखोगे, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से प्राप्त होती है। 7 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसने सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। आंसर में आप लिखोगे, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। रजिया के योग्य होने के बाद भी दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, इसलिए 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ जाता है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। उत्तर में होगा, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के सामयिकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, इसलिए गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकाल और इक़्तिदार या मुक्ति को किन तरीकों को नियंत्रित किया जाता था। तो बच्चों 10th नंबर के क्वेश्चन में आप करोगे, मध्यकाल में इक़्तिदार या मुक्ति लोगों को नियंत्रण करने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक़्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित की गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, शेरशाह सूरी ने अपने राज्य कैसे स्थापित किया। इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे, शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को चुनौती दी। यहाँ से लेकर के तो नीचे तक आपका आंसर है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है। मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों को बनने द्वारा क्यों आलोचना की गई? तो उत्तर में आपका ये रहेगा, यहाँ से तो यहाँ तक आपका आंसर है। बच्चों 12 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में क्या समानताएं थी, लिखिए। तो 13 नंबर के क्वेश्चन में आप लिखोगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में समानताएं निम्नलिखित हैं। तो बच्चों पहली, दूसरी और तीसरा तीनों पॉइंट आपको इसमें मेंशन करने हैं। तो बच्चों जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की क्या समानताएं थी, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। आपको कौन कौन सी व्यवस्था महत्वपूर्ण लगती है और क्यों? तो ये वाला आपका आंसर होगा। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये इसी का आंसर देखिए, इसके 2 पेज पर आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ से यहाँ तक कर लोगे और फिर ये जो नीचे लिखा है इस आंसर को भी आपको इसी में कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ जाता है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया? तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं अगला आपका प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह सूरी ने राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर ये रहेगा, यहाँ तक। अब 16वें नंबर के प्रश्न के बाद में बच्चों इस प्रश्न को तो आप यहाँ से नोट कर लोगे। अध्याय 4 आपका स्टार्ट हो जाता है, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो कौन सी व्यवस्था? राजस्व व्यवस्था। डी ऑप्शन आपका उत्तर है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन सही उत्तर रहेगा। इसके बाद में अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया था? बच्चों इसमें सी ऑप्शन फतेहपुर सीकरी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौथा प्रश्न, भारत में युद्धों में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में शुरू हुआ? इसमें आपका बच्चों ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद में 15वां प्रश्न आपका है, मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि? इसमें बच्चों आपका डी ऑप्शन उपरोक्त तीनों कथन सही है। ये आपका सही उत्तर है। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। बाबर ने केवल 12 वर्ष की उम्र में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। तो इसमें बच्चों आप 12 लिखोगे। मुगलों की सेवा में आने वाला नौकरशाह मनसबदार कहलाए, मनसबदार आपका आ जाएगा। अकबर का करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी वाला आपका है, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के चांदी धातु के थे। बच्चों इसके बाद में 7वें नंबर का प्रश्न, मुगल कौन थे? उत्तर में लिखोगे, मुगल तो महान वंशों के वंशज थे। माता की ओर मंगोल शासक चंगेज खान एवं पिता की ओर तुर्की के शासक तैमूर वंशज थे, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो दो महान वंशों के वंशज थे, माता की ओर से मंगोल शासक और चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। चलिए बच्चों 7वें नंबर के प्रश्न के बाद में 8वें नंबर का प्रश्न, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो 5वें में आक्रमण ने उसने दिल्ली को अफगान शासक इब्राहिम लोदी अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, अबुल फजल द्वारा लिखित आइन अकबरी का सबसे बड़ा रोचक आयाम क्या है? उत्तर में ये लिखोगे, अबुल फजल द्वारा लिखित आइन अकबरी का सबसे रोचक आयाम विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण आदि। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है, मनसबदार से क्या आशय है? लिखिए। उत्तर में लिखोगे, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है, अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहली लिखोगे दहसाला प्रणाली, पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर राजस्व का हिस्सा औसत उपज का 1/3 भुगतान आमतौर पर नकद में किया जाता था। अब बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया गया है? लिखिए। आपकी बुक में से भी आप ये चित्र देख सकते हैं। दिए गए लघु चित्र में जहांगीर, बच्चों इस चिन्ह की जगह चित्र कर लीजिएगा, ठीक है, चित्र।
दिए गए लघु चित्र में जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इस लघु चित्र में भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिख रहा है। बच्चों 13वें नंबर का प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है? तो ये देखिए, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने और सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम समझते हैं, अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखनी है। तो अकबरनामा में वर्णन, अबुल फजल के अकबरनामा और आईने अकबरी में प्रशासन का वर्णन किया। सूबा व्यवस्था साम्राज्य के कई प्रांतों में बटा हुआ था। सूबेदार प्रांतों के शासक जो राजनीतिक और सैनिक कार्यों का निर्वाह करते थे। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ जाता है, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का विवरण लिखिए। उत्तर में लिखोगे, जहांगीर ने 1611 में मेहरुन्निसा से विवाह किया, जिसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसे विभिन्न समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिन पर एक ओर जहांगीर का खिताब, दूसरी ओर नूरजहां का नाम अंकित था। बच्चों 16वें नंबर का प्रश्न समझते हैं, अकबर ने धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर में लिखोगे, अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 ईस्वी में आगरा के इबादत खाने की स्थापना की। तो जो ये है 16वां क्वेश्चन, इसे आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए। अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों को समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल रूप में शांति व दया का भाव अनुमान है, जिसे उसने सुलह कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। बच्चों अध्याय 5 आ जाता है, जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है, हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में निर्यात करने का व्यापार किस राज्य द्वारा किया जाता था? ए ऑप्शन गढ़कटंगा आपका सही उत्तर है। स्थानांतरित कृषि की जाती थी कहाँ पर? जगह बदल बदल कर। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया था? उत्तर में आपका डी ऑप्शन आशिफ खान सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन, गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गाँव थे, इसका उल्लेख मिलता है अकबरनामा में मिलता है। तो बी ऑप्शन अकबरनामा आपका उत्तर है। अहोम लोगों ने किस फसल की खेती में नए नए प्रयोग किए? उत्तर बच्चों आपका आ जाएगा सी ऑप्शन चावल। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। प्रत्येक जनजाति के लोग नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे, इसमें आप कर लोगे नातेदारी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए बाचिक परंपरा, इसमें बच्चों आपका उत्तर रहेगा, का इस्तेमाल करते थे, बाचिक परंपरा का। बलोच उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, उत्तर पश्चिम में आपका आएगा। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति मानसिंह ने 1591 में 6 लोगों पर हमला किया। बंजारा लोग व्यापारी और खानाबदोश थे, उनका कारवा टांडा कहलाता था। और इसके बाद में जो 7वां प्रश्न, मुगल द्वारा अहोम राज्य में कब और किसके नेतृत्व में हमला किया गया? तो 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया, जिसमें अहोम लोगों की पराजय हुई। 7वें के बाद में बच्चों 8वां प्रश्न है। इस प्रश्न में दिया है, जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? उत्तर में लिखोगे, जनजातियाँ खेती, शिकार, संग्रह, पशुपालन और खानाबदोश जीवन शैली से जीविकोपार्जन करती थी, जिससे वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9, अहोम राज्य जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? उत्तर लिखोगे, अहोम राज्य में जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, खानाबदोश किसे कहा गया है? उत्तर में लिखोगे, खानाबदोश वे लोग होते थे जो स्थायी निवास न बनाकर निरंतर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, रानी दुर्गावती को गढ़कटंगा की बागडोर क्यों संभालनी पड़ी? उत्तर में लिखोगे, दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो जाने के कारण रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थानांतरित कृषि किस प्रकार की जाती है? उत्तर में लिखोगे, स्थानांतरित कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर जमीन साफ की जाती और उनकी राख में फसल बोई जाती। जब जमीन की उर्वरता कम खत्म हो जाती तो दूसरी जमीन पर यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो, जैसे जो बंजर ज़मीन होती थी, ऐसी ज़मीन जो पड़ी रहती थी खाली, उसके पेड़ों झाड़ियों को काट कर उस ज़मीन को अच्छा करके उस पर फसल वगैरह बोई जाती थी। और जब वह भूमि मतलब कम उत्पादक देने लगती थी, कम फसलों का
उत्पादन करने लगती थी तो दूसरी जगह पर फसल बोने लगते थे। ठीक है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ क्यों उभरने लगी? ये आपका उत्तर रहेगा अर्थव्यवस्था और समाज की बढ़ती ज़रूरतों के चलते हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी, जिससे जातियों का विकास हुआ। वर्णों के भीतर नई जातियाँ उभरने लगी। कई जनजातियों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंजारों के बारे में क्या लिखा है? तो बच्चों ये आप उत्तर कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। एंड इसके बाद में 15वां प्रश्न है, गढ़कटंगा का एक समृद्धशाली राज्य क्यों था? समझाइए। क्योंकि बच्चों गढ़कटंगा में हाथियों का व्यापार होता था, इसलिए ये समृद्धशाली था। और मुगलों ने गढ़कटंगा पर आक्रमण कर बेशकीमती सिक्के, हाथी लूटे और राज्य का एक हिस्सा कब्जा कर लिया। इसके बाद में है 16वां क्वेश्चन, गोंड और अहोम समुदाय की सामाजिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और बच्चों नीचे और आपको लिखना है इसी क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ तक आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद में 17वें नंबर में प्रोजेक्ट कार्य दिया है। पता करें कि आजकल गांव शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। पुराने तौर तरीकों से किस प्रकार भिन्न या समान है? तो आजकल अनाज को ट्रकों, टैंकरों और रेल द्वारा शहरों तक पहुंचाया जाता है, जबकि पुराने तरीकों में बैलगाड़ियों और पशुओं का उपयोग होता था। आधुनिक तरीके तेज़ी से और अधिक कुशलता से काम करते हैं, जबकि जो पुराने तरीके थे श्रमसाध्य होते थे। बच्चों अगर आप इस प्रोजेक्ट कार्य को अपने आधार पर करना चाहते तो भी कर सकते हैं कि आपके गांव में किस प्रकार से ले जाया जाता है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, और नहीं तो ये आंसर भी आपका एकदम सही है। अध्याय 6 है आपका ईश्वर से अनुराग। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे पूछा है, भक्ति संत चैतन्य किस स्थान से थे? उत्तर में बंगाल, पंजाब, दिल्ली, अवध दिया है। ए ऑप्शन आपका बंगाल सही उत्तर है। गुरु नानक देव ने मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी चुना, किसे चुना? गुरु आनंद को बच्चों, गुरु अंगद को। सी ऑप्शन आपका उत्तर है। खालसा पंथ की स्थापना का श्रेय है तो गुरु गोविंद सिंह को है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। महाराष्ट्र के संत कवियों का सही समूह, इसमें ज्ञानेश्वर, एकनाथ। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अब है आपका 5वां क्वेश्चन, सिखों के कौन से गुरु इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उत्पादक व उपयोगी पेशे से जुड़े हों? इसमें बी ऑप्शन गुरु नानक देव आपका सही उत्तर है। बच्चों अब रिक्त स्थान आपको दिए। नामघर स्थापित करने की पद्धति शंकर देव ने चलाई, जो सूर तुलसी के समकालीन थे। इसमें आप उत्तर लिखोगे शंकर देव। सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हैं, जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। जीवन मरण और पुनर्जीवन आपका आएगा। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, इसमें बच्चों साधु संत आएगा। भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, सच्ची भक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, सच्ची भक्ति इसमें आपका आएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, इसमें आपका बच्चों आ जाएगा नरसिंह मेहता। अब देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में, भक्ति संत जयदेव ने संस्कृत में कौन सी रचना की जिसमें विशेष राग और ताल का प्रयोग किया गया? यह आपका उत्तर होगा। अब 8वां क्वेश्चन है, संत कबीर की प्रमुख रचनाएं कहाँ संग्रहित हैं? तो उत्तर होगा संत कबीर की प्रमुख रचनाएं ग्रंथ साहब, पचवाणी, बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। बच्चों ऐसे 3 संतों के नाम लिखना है जिनका संबंध महाराष्ट्र से, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और एकनाथ, ये तीनों आपका लिखना है। अब है संत कवियों द्वारा किन सामाजिक अंतरों का विरोध किया गया था? उत्तर में होगा इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। बच्चों 10वें के बाद में 11वां प्रश्न है, मन तथा शरीर को कठोर प्रशिक्षण किन क्रियाओं के माध्यम से दे सकते हैं? तो योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मन शरीर को कठोर प्रशिक्षण दे सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्य एशिया में महान सूफी संत कौन हुए? उनके नाम लिखिए। तो मध्य एशिया में महान सूफी संत में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बस्तिकार, काली पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग का बंदानबाज किशोराज आदि। बच्चों ये भादी की जगह आदि लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है। आदि देखिए किस प्रकार से आएगा, मैं आपको बता दूँ। आदि इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है, इसे हटाकर। अब देखिए धर्मशाला या गुरुद्वारा किसे कहा गया? तो बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाला कहा गया, और गुरुद्वारा आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं।
अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत कब और कैसे हुई। उत्तर लिखोगे, संतों और सूफियों के विचारों में भक्ति मार्ग की शुरुआत मध्यकाल में हुई। संतों और सूफियों के विचारों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। संतों और सूफियों के विचारों में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आ जाता है, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर में लिखोगे, बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में आए धार्मिक बदलाव की विशेषता लिखिए। तो 16वें नंबर के प्रश्न में उत्तर रहेगा ये। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र के अनेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखबाई जैसी स्त्रियाँ और चोखा मीरा का परिवार अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर से विट्ठल विष्णु का एक रूप और के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। तो बच्चों, ये आपके पार्ट 1 से लेकर के तो पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के या कोई अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं।